वालिद कत्ल हुए तो वो 10 साल के थे और ज़िंदगी में मुश्किलात का एक तूफ़ान था। ख्वाजा रफ़ीक की बेवा मोहतरमा फरहत ने घर के इज़ाफ़ी कमरे किराए पर दे दिए। साद रफ़ीक के प्रिंटिंग प्रेस पर उनके ननिहाल ने कब्ज़ा कर लिया। सलाहुद्दीन सल्लीके और चौधरी ज़हूर इलाही ने ख़ानदान की माली मदद करने की कोशिश की तो मोहतरमा फरहत रफ़ीक का क्या जवाब था। वालिद की वफ़ात पर नन्ना असाद कैसे सेंट्रल मॉडी स्कूल लाहौर में वसीला और लड़ाका बनकर स्टूडेंट लीडर बन गया। इस्लामी जमीयत तलबा की तशद्दुद की पॉलिसियों पर साद रफ़ीक उनके खिलाफ हो गए तो फिर घुमसान की जंग शुरू हो गई। जमीयत ने अपनी ही पार्टी के साद रफ़ीक को गवर्नमेंट कॉलेज से निकलवा दिया और फिर कोशिश की कि लाहौर के किसी कॉलेज में उनका दाखिला ना हो सके। वो रात बहुत तवील थी जब जमीयत वाले साद रफ़ीक को अगवा करके पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल ले आए और सारी रात उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदा ने साद रफ़ीक को कहा अब उन्हें घर तक छोड़ के आओ और फिर साद रफ़ीक ने जमीयत वालों को मार मार कर उनका भुरकस निकाल दिया। नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आला पंजाब बने तो साद रफ़ीक की वालिदा उनके मुखालिफ धड़े में चली गईं और उनकी हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की और सबसे बढ़कर 1986 में शरीफ ख़ानदान को ऐसी क्या तकलीफ पहुंची कि उन्होंने साद रफ़ीक को जेल में बंद कर दिया और सलमान रफ़ीक लाहौर से भागकर आज़ाद कश्मीर चले गए। जुस्तजू पर मैं हूँ अवैस गौरी और आज मैं आपको ख्वाजा साद रफ़ीक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पंजाब असेंबली की बैक साइड पे उन पे हमला किया गया तो वो मौके पे उनको 5 गोलियां लगी। कातिल थे वो पीपल्स पार्टी के प्रोमिनेंट लोग थे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक, मैं और आप 1 to 1 उस इलेक्शन में लड़ लेते हैं और पता चल जाता है कौन सी पार्टी कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिली। जमीयत ने उठाया, फिर मुशर्रफ के दौर में मुझे उठाया गया, मारा गया। बांध के मारा जाता है, बेबसी होती है। साद रफ़ीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इमरान खान को समझाते थे अगर कभी तुम्हारी बारी आ गई तो बच्चों फिर क्या बनेगा और कैसे सरकार चलाओगे। मोहतरमा फरहत रफ़ीक के सामने कई चैलेंज एक साथ मुंह खोले खड़े थे। बच्चों की तालीम, घर का निज़ाम और सबसे बढ़कर अपने शोहर की सियासी मीरास को आगे लेकर चलना। मोहतरमा फरहत खुद बीए बीएड थी, ये उस ज़माने के मुताबिक आला तालीम थी, मगर वो उस वक्त तक घरेलू खातून थी। मगर अब उन्हें एक ऐसा किरदार अदा करना था जिसकी बुनियाद पर उनके ख़ानदान का मुस्तकबिल मुनहसर था। उन्होंने सबसे पहले अपने 22 कमरों के घर के एक हिस्से को किराए पर दे दिया ताकि उनके घरेलू खर्चे का मसला किसी तौर तो हल हो सके। शेख मोहम्मद रफ़ीक का एक प्रिंटिंग प्रेस था जिसे संभालने के लिए मोहतरमा फरहत ने अपने रिश्तेदारों को जिम्मेदारी सौंपी, मगर बुरे हालात में साद रफ़ीक के ननिहाल ने इस प्रिंटिंग प्रेस पर ही कब्जा कर लिया। साद और सलमान के नाना और एक खाला ने मगर इस मुश्किल वक्त में इस खानदान का मुकम्मल साथ दिया। इसके साथ साथ मोहतरमा फरहत ने अपने खावंद की तरह घर की बैठक में सियासी सरगर्मियों और लोगों के मसाइल हल करवाने का सिलसिला जारी रखा। ख्वाजा रफ़ीक के घर अक्सर इलाके के लोग अपने मसाइल के हल के लिए आया करते थे, तो उनकी अहलिया ने भी उनकी जगह वैसे ही अवाम के मसाइल को सुनना शुरू कर दिया और फिर इलाके, अवाम और जल्द ही सारी दुनिया को ये मालूम हो गया कि मोहतरमा फरहत रफ़ीक एक दबंग और निडर खातून है। वो ना सिर्फ बहादुर थीं बल्कि इसके साथ साथ वो कभी भी फहन का दामन हार से नहीं जाने देती थी। सियासी असरात का ये आलम था कि उनके शोहर का चेहलम एक छोटे सियासी इकट्ठ में तब्दील हो गया और फिर 10 साला साद रफ़ीक ने जब उठकर एक जोशीली तकरीर की तो ये उनके सियासी सफ़र का भी आगाज़ था और सामीन हैरान रह गए कि ये नन्हा बच्चा ना सिर्फ अपने बाप के कातिलों के नाम जानता है बल्कि उनसे इंतकाम लेने की बातें भी कर रहा है। ख्वाजा रफ़ीक के कत्ल पर पाकिस्तान भर के अहम सियासतदानों ने अपने दुख का इजहार किया। सहाफ़ियों ने अपने मज़ामीन में उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया, शायरों ने उन पर नज़में लिखीं। तो ऐसे ही वक्तों में मोहतरमा फरहत के लिए ये फ़ैसला करना भी बहुत मुश्किल था कि किसी की तरफ से माली इमदाद को इन मुश्किल हालात में कैसे मना किया गया।
मगर जब उस जमाने के नामवर सियासतदानों यानी मियाँ सलाहुद्दीन सल्ली की और चौधरी हूर इलाही की तरफ से उन्हें माली मदद की पेशकश की गई होगी, तो इसे ठुकराना उनके लिए दर हकीकत बहुत मुश्किल हुआ होगा। साद रफ़ीक पर मगर इस सारी सूरत हाल का बहुत अजीब असर हुआ। वो सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल के जूनियर सेक्शन से इसी साल सीनियर सेक्शन में आए थे। उनके छोटे भाई सलमान भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, जहां पर उनके क्लास फेलो आबिद बाद में पुलिस ने भर्ती हुए और दुनिया ने उन्हें आबिद बॉक्सर के नाम से याद किया। मगर स्कूल के गुंडे दरअसल साद रफ़ीक थे। वालिद की वफ़ात के बाद ये इंतहाई वसीले हो गए, इनकी ज़ुबान और हार्ट से कोई भी महफूज नहीं रहता था। और फिर गुज़रते सालों के साथ मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते ना सिर्फ ये इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हो चुके थे, बल्कि इनके आसपास हमेशा दर्जनों लड़कों का गठ भी रहा करता था। आज के तालिब इल्म शायद इस सूरत हाल से खुद को रिलेट ना कर सकें, मगर उस ज़माने में स्कूलों और कॉलेजों में तलबा तंजीमों का मुकम्मल राज हुआ करता था। और लाहौर में ये वो ज़माना था जब इस्लामी जमीयत एक पुरतशद्दुद तंजीम का रूप धार चुकी थी और दूसरी सियासी जमातों की तलबा तंजीमें इससे तबाह करती थी। साद रफ़ीक का बचपन इन हालात में गुजरा था कि उन्होंने अपने घर में बड़े बड़े सियासतदानों को सियासी प्लानिंग करते देखा था। नवाबजादा नसरुल्लाह के घर के कमरे तो उनके वालिद की ज़िंदगी में उनके खेलने का ग्राउंड हुआ करते थे। इसके साथ साथ साद रफ़ीक की सियासी तरबियत का ये आलम था कि जब वो 12 साल के थे, यानी 1974, तो मोची दरवाजे में जलसे के मौका पर उन्हें उस वक्त तकरीर का मौका मिला जब स्टेज पर मौलाना शाह अहमद नूरानी खान, अब्दुल वली खान, मुफ्ती महमूद आगा, शोरश काश्मीरी और नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे खतीब मौजूद थे। मोहतरमा फ़रत ने एक तरफ इस मुश्किल वक्त में ख़ानदान की कफ़ालत का बाइज़्ज़त तरीका ढूंढा और दूसरी तरफ उन्होंने अपने शोहर के कातलों को सज़ा दिलवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। ये अलग बात कि कई साल तक जारी रहने वाले इस मुकदमे में इस ख़ानदान को इंसाफ ना मिल सका, क्योंकि कोई भी बाअसर ख़ानदानों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। मगर शानदार हिकमत अमली से 1977 तक, यानी ख्वाजा रफ़ीक की वफ़ात के 5 साल बाद, ये सूरत हाल आ गई थी कि इस ख़ानदान के माली हालात शानदार तो नहीं मगर बेहतरीन ज़रूर होना शुरू हो गए। मोहतरमा फ़रहत रफ़ीक ने अपने शौहर की याद में अपने ही घर में ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक मेमोरियल स्कूल शुरू किया। जल्द ही ये स्कूल भी चलने लगा तो इस ख़ानदान को मसरूफ़ियत का एक बहाना भी मिल गया और इसके साथ साथ माली मामलात में बेहतरी भी आने लगी। साद रफ़ीक की वहनी हालत का अंदाज़ा आप इस समझ से लगा सकते हैं कि उनके वालिद को कत्ल किया जा चुका था। वो नाडर थे, गुसीले थे और फिर इस ज़माने की तलबा की सबसे पुरतशद्दुद तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा के रुकन भी बन चुके थे। मगर इन तमाम बातों के बावजूद वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इन्हें किसी पर हाथ नहीं उठाना, किसी से ज़्यादती नहीं करनी चाहिए और लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। जमीयत का यही वो दौर था जब उनकी दोस्ती हाफिज सलमान बट व दीगर अहम लोगों से हो चुकी थी। वो एक तरफ तल्ख और वसीले थे, मगर अपने वालिद के कत्ल की वजह से ये एहसास भी पैदा होता था कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। स्कूल में साद रफ़ीक एक लायक तालिब इल्म थे। तलबा सियासत के साथ साथ उन्होंने 5वीं, 8वीं और मैट्रिक में स्कॉलरशिप हासिल की और फिर जब 1979 में उन्होंने मैट्रिक किया तो इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला मिल गया। मगर अब उन्हें ज़िंदगी की पहली आजमाइश का सामना करना था और वो थी जमीयत के साथ उनके इख्तलाफ, जो अब पुरतशद्दुद वाक़यात के एक तवील सिलसिले में बदलने वाले थे। साद रफ़ीक इन दिनों अंदरूने लाहौर में जमीयत के सेक्रेटरी जनरल थे, मगर वो खुलकर जमीयत की कुछ पॉलिसियों पर तनकीद करने लगे थे। इस ज़माने में तलबा सियासत में तशद्दुद और असले की एंट्री हो चुकी थी। अक्सर तालीमी इदारों में स्टूडेंट तंजीमें एक दूसरे पर वार करती रहती थी और आने वाले सालों में तो ये इस कदर बढ़ने वाला था कि इससे कई बड़े बदमाश भी जन्म लेने वाले थे। मगर इसमें जमीयत का एक कायदाना किरदार था। जमात इस्लामी की तंजीम साजी के हुनर की वजह से इस्लामी जमीयत तलबा में इत्तेहाद और यूनिटी का एक निज़ाम था। अब ये तंजीम इस निज़ाम को तलबा सियासत में गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करने जा रही थी।
गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, यानी जमीयत के अरकान तलबा पर तशद्दुद करते थे, किसी को अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं थी। एक जबर का माहौल था, तो एक आज़ाद मुनशबात के बेटे साद रफ़ीक इस माहौल में घुटन महसूस करने लगे। तो साद रफ़ीक ने इस पर खुलकर बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने एतराज़ किया कि क्यों जमीयत तलबा से मार-पीट करती है, किसी को बोलने का हक भी नहीं देती। और फिर जमीयत से उनका अक्सर इख्तलाफ रहने लगा। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि ये इख्तलाफ खुलकर दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गया। साद रफ़ीक तालिब-इल्म सियासी कारकुन थे, तलबा के हकूक़ के लिए अक्सर एक्टिव रहते थे। एक बार उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, तो कॉलेज इंतज़ामिया उनके एहतजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। जलती पर तेल इस वक्त डाला गया जब एक इंक्वायरी कमेटी बन गई और जमीयत ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि साद रफ़ीक को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। जमीयत के अहम लोगों से इस ज़माने के वाक़यात सुनने के बाद ये तासुर मिलता है कि जमीयत साद रफ़ीक को कमज़ोर करना चाहती थी, सबक सिखाना चाहती थी। और उनका ख़्याल था कि जब साद रफ़ीक को गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और वो वापस आने की हर कोशिश नाकाम कर बैठेंगे, तो उन्हें दोबारा दाखिला दिलवा दिया जाएगा। इस तरह वो जमीयत के ताबेदार और एहसानमंद बनकर रहेंगे। मगर जो सोचा था वैसा कुछ ना हुआ। आपके लिए ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि साद रफ़ीक की वालिदा, जो अब सियासत में काफ़ी एक्टिव हो चुकी थीं और कामयाब जा रही थीं, उनका भी यही ख्याल था कि साद रफ़ीक को इस्लामी जमीयत तलबा में ही रहना चाहिए और उनका मुस्तकबिल इसी जमात में देखा जा रहा था। उनकी साद रफ़ीक को नसीहत थी कि वो किसी भी सूरत जमीयत से इख्तलाफ को ख़त्म करें, मगर जैसे ही साद रफ़ीक और चंद दीगर तलबा को गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल दिया गया और साद रफ़ीक को ये मालूम हुआ कि उनको निकाले जाने में जमीयत की रज़ाबंदी शामिल है, तो उन्हें ये मुनाफ़िकत सख्त गरां गुज़री। हालात कुछ ऐसे बने कि साद रफ़ीक का रिएक्शन जमीयत को भी बुरा लगा और वो कोशिशें जो साद रफ़ीक गवर्नमेंट कॉलेज में वापसी के लिए कर रहे थे, जमीयत उन्हें भी नाकाम बनाने लगी। यही नहीं, बल्कि जमीयत इस कदर खुलकर साद रफ़ीक के सामने आ गई कि उन्होंने लाहौर के किसी भी कॉलेज में साद रफ़ीक के दाखिले को नामुमकिन बना दिया। नौजवान और ना तजर्बेकार साद रफ़ीक के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वालिदा पहले ही जमीयत से इख्तिलाफ की वजह से उनके खिलाफ थीं, मगर उन्होंने कोशिशें जारी रखी। हकीकत तो ये थी कि साद रफ़ीक का कैरियर तबाह हो चुका था, कोई कॉलेज उन्हें दाखिला देने पर तैयार नहीं था। तो ऐसे वक्त में उन्होंने एक तो इंतकामी तौर पर एमएसएफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये एक बेसरो-सामान और बदनज़मी का शिकार तलबा तंजीम थी, जिसका समनाबाद में एक खंडरनुमा दफ्तर था और जिसके लाहौर में तमाम मेंबर्स की तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा नहीं थी। यानी जमीयत को इससे कोई डर नहीं था और उनके मुकाबले पर आना मुश्किल था। साद रफ़ीक के लिए लाहौर के कॉलेजेस के दरवाजे बंद हुए तो वो शेखुपुरा गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे, मगर यहाँ पर भी जमीयत के नाज़िम आरिफ संधेला ने खुश दिली से उनसे दाखिला फॉर्म वसूल किया। उन्हें ये यकीन दिलाया कि उनका दाखिला हो जाएगा। अगर वो जैसे ही कॉलेज से निकले तो उन्होंने वो फॉर्म फाड़ दिए। लियाकत बलोच उस वक्त जमीयत पंजाब के नाज़िम हुआ करते थे, उन तक भी ये सारा मामला पहुंचा, मगर साद रफ़ीक की कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जंग ऐसे मरहले में पहुंच चुकी थी जहां से साद रफ़ीक के लिए वापसी मुमकिन नहीं थी। तो मोहतरमा फरहत ने उन्हें घर से निकाल दिया। मकसद सिर्फ यही था कि साद रफ़ीक अपनी वालिदा की सपोर्ट के बगैर जमीयत से फड्डेबाजी से बाज रहे, मगर उनकी घर में वापसी उस वक्त होनी थी जब जमीयत ने उन्हें अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना था। एमएसएफ में उस वक्त रियाज, सत्याना, राना, ताहिर महमूद जैसे लोग भी थे। जवानी का दौर था, गालिबन 1980 का साल था, जब लाहौर एमएसएफ में 8 से 10 तलबा हुआ करते थे, मगर जमीयत का भरपूर मुकाबला शुरू हो गया। कभी ये काबू में आते तो इनको फेंटी लगती और कभी जमीयत के लोगों को घात लगाकर मारा जाता। मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि साद रफ़ीक में बेसरो सामानी में भी शहर लाहौर में जमीयत की रिट को चैलेंज कर दिया था। जमीयत के टेरर का ये आलम था कि अगर वो किसी को मारते भी थे तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। और फिर फैसला हुआ साद रफ़ीक को अगवा करके सबक सिखाने का। जमीयत के तैयब शाहीन वगैरह ने एक रोज़ समनाबाद में एमएस ऑफिस के खंडरनुमा ऑफिस से उन्हें अगवा कर लिया।
पहले उन्हें एमईओ कॉलेज लाहौर ले जाया गया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ले गए। सईद सलीमी अब वफात पा चुके हैं, मगर ये उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के सदर थे और बहुत सख्त मशहूर थे। तो रात भर हॉस्टल में साद रफ़ीक पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उनका चेहरा छोड़कर जिस्म पर तशद्दुद के अनगिनत निशानात बना दिए गए और फिर उन्हें सुबह ये कहकर रक्शे में बिठाया गया कि अब अगर सियासत का शौक बाकी है तो जमीयत नहीं वापस आ जाना। इस्लामी जमीयत तलबा का ख्याल था कि साद रफ़ीक इतनी ही नसीहत से सबक सीख जाएंगे, मगर वो भूल गए कि ये एक आज़ाद मुनश ख्वाजा रफ़ीक का बेटा है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि उनकी वालिदा मोहतरमा फ़रहत अपने बेटे की गुमशुदगी पर एक तूफ़ान बपा किए हुए थी। थाने में दरख्वास्त जमा हो चुकी थी और ऐसे ही हालात में जब ज़ख्मों से चूर साद रफ़ीक अंदरून लुघारी पहुँचे तो उनकी वालिदा ने उनकी हालत देखकर एक अलग ही रिएक्शन दिया। वो मोहतरमा फ़रहत रफ़ीक जो अपने बेटे को जमीयत से सुलह करने के लिए घर से भी निकाल चुकी थी, अब उनके अल्फाज थे कि साद जाओ और अब जमीयत के इन गुंडों को घर छोड़ कर आओ। साद रफ़ीक को तो इसी इजाज़त की ज़रूरत थी। वो सीधा समनाबाद में एमएसएफ के दफ्तर पहुंचे, जहां पर दीगर अरकान को इकट्ठा किया और फिर जमीयत के खिलाफ एक एक्शन का आगाज़ हो गया। उन्होंने घात लगा लगा कर तशद्दुद करने वालों को ढूंढा और उन्हें मारा। इस बार पुलिस ने एंट्री डाली और खुद ही जमीयत के कुछ नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया ताकि वो एमएसएफ की मार से बच सकें। और बकौल साद रफ़ीक की सेपरेशन में ऐसा भी हुआ कि कुछ बेगुनाह नौजवान भी तशद्दुद का निशाना बन गए, मगर नतीजा इसका ये निकला कि जमीयत वाले पहली ही मार में साद रफ़ीक के साए से भागने लगे और अब साहब को मौका मिला कि वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकें। रावण कॉलेज में साद रफ़ीक का फर्स्ट ईयर मुकम्मल था, मगर प्रैक्टिकल की रसीद जमीयत वाले दबा कर बैठ गए। तो वो एक दोस्त के पास सियालकोट पहुंचे और उन्हें दरख्वास्त की कि वो उन्हें मरे कॉलेज सियालकोट से साइंस के प्रैक्टिकल की रसीद बनवा दें। साद रफ़ीक के मामू ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया मुल्क की मायानाज़ अदबी शख्सियत हैं, तो उनकी सिफारिश से साद रफ़ीक को इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला में दाखिला मिल गया। यहाँ से उन्होंने एफए की डिग्री हासिल की और साथ साथ एमएसएफ की सरगर्मियाँ जारी रही और नतीजा ये निकला कि जब 1982 में उन्होंने एमईओ कॉलेज लाहौर में बीए में दाखिला लिया तो उनकी शोहरत और जमीयत को मारने की कहानी पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। साद रफ़ीक को जल्द ही कॉलेज में एमएसएफ का सदर बना लिया गया। उन्होंने फौरी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम किए कि करीबी इलाकों को मालूम हो गया कि मियां सदर कोई गुंडा या भत्ताखोर नहीं। ये वो दौर था जब तलबा लाहौर के होटलों से मुफ्त खाना खाते थे, वैगनों में मुफ्त सफ़र करते थे और अक्सर रोड ब्लॉक करते नज़र आते थे। उन्होंने ख़ास तौर पर लड़कियों को छेड़ने पर एक दो बार लड़कों को अच्छी तरीके से नसीहत की और इसके साथ साथ अगले चंद दिनों में उन्होंने एमईओ कॉलेज में जमीयत के अरकान की वो दुर्दत बनाई कि उनका सारा जोर तोड़ दिया। साद रफ़ीक का होंडा 125 कॉलेज में मशहूर था। उनके टेरर का ये आलम था कि दरअसल वही कॉलेज को चला रहे थे, जिसका अंदाज़ा आप इस समर से लगाएं कि ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ एक एहतजाज के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाकर ये कहा कि कॉलेज में इम्तहानात अपने वक्त पर होने चाहिए ताकि तलबा का साल ज़ाया ना हो। कॉलेज के प्रिंसिपल ने एमएसएफ के सदर की तरफ से ये सलूक देखा तो उन्होंने लाहौर में आर्मी के आला अफसरान से सिफारिश करके उनको रिहा करवाने में अपना किरदार भी अदा किया। 1984 में जब साद रफ़ीक ग्रेजुएशन के बाद एमए पॉलिटिकल साइंस करने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनकी शोहरत पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। अगर वो ख्वाजा रफ़ीक के साहबजादे ना होते और उन्होंने अपने वालिद पर होने वाले जुल्म को महसूस ना किया होता तो शायद वो भी एमईओ कॉलेज के दीगर एमएसएफ सदर की तरह तशद्दुद के रास्ते पर निकल जाते, मगर वो इस ओहदे और ताकत के बावजूद हम्बल रहे और कोशिश करते रहे कि उनकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा हों। दूसरी तरफ इन पर चेक रखने और उनकी तरबियत के लिए उनकी वालिदा शानदार किरदार अदा कर रही थी। वो अक्सर बहाने से कॉलेज के पास मौजूद ठेलों पर साद रफ़ीक को ले जाकर ये पता करती कि कहीं एमईओ कॉलेज से कोई भत्ता लेने तो नहीं आता। और एक बार तो एक होटल वाले जब शिकायत लेकर मोहतरमा फ़रहत के पास पहुंचे तो वो एमईओ कॉलेज के हॉस्टल पहुंच गए और उस वक्त साद रफ़ीक की गुलू खलासी हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि होटल से मुफ्त खाना खाने वाला उनका बेटा नहीं था।
साद रफीक पंजाब यूनिवर्सिटी में थे। वो एमएसएफ के तालिब इल्म रहनुमा थे। नवाज शरीफ पंजाब के वजीर खजाना थे और साद रफीक को बस यही मालूम था कि सनतगार घराने का फर्द मुस्लिम लीग का सूबाई वजीर है। मगर अब शरीफ खानदान और साद रफीक में टाकरा होने लगा था और ये पहला तारुफ कोई इतना खुशगवार नहीं था। मोहतरमा फरहत 1985 में पहले कौंसलर बनी और फिर गैर जमाती इंतखाबात में रुकने सूबाई असम्बली बनने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए तो गवर्नर जिलानी ने उन्हें फ़ोन किया और ये ऑफ़र दी कि वो अपनी नशिस्त से दस्तबरदार हो जाएं तो इन्हें खुसूसी नशिस्त पर रुकने सूबाई असम्बली बना दिया जाएगा। मगर मोहतरमा फरहत ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। गैर मुतवक्को तौर पर सियासी मंजरनामा ऐसा बदला कि सलाहुद्दीन सल्ली के सूबाई नशिस्त छोड़ने की वजह से चंद वोटों के मार्जिन से वो रुकने सूबाई असम्बली बन गई और उन्हें ये मुनफरिद एजाज भी हासिल हुआ कि वो लाहौर की पहली खातून बनी जो जनरल इलेक्शन में जीत कर पंजाब असम्बली की रुकन बनी थी। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो ये जाहिर सी बात थी कि उनकी हुकूमत चलनी थी। वो मुस्लिम लीग पंजाब के सदर भी थे तो ऐसे माहौल में मोहतरमा फरहत भी उन अरकान पंजाब असम्बली में शामिल थीं जिन्होंने नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनने के लिए वोट दिया। मगर ये इत्तेहाद ज़्यादा अरसे कायम ना रह सका। मखदूम हसन महमूद की क़यादत में एक बागी गिरोह वजूद में आया जिसमें गुजरात के चौधरी बरादरान भी शामिल थे तो मोहतरमा फरहत रफ़ीक को इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। परवेज़ इलाही ग्रुप को हार मिली और फिर जनरल ज़ियाउल हक ने लाहौर में आकर वो तारीखी बयान दिया कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। हैरान कुन तौर पर सारा बागी ग्रुप नवाज शरीफ के साथ वापस आन मिला मगर मोहतरमा फरहत अपने असूली मौक़िफ़ पर जहाँ खड़ी थीं वहीं खड़ी रही। इस सारी सियासी वारदात की कहानी मैं जस्तजू पर नवाज सीरीज़ में बता चुका हूँ जो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नवाज शरीफ की वजारत आला से शकूक के साए हटे तो अब वक्त था अपने कदम मजबूत करने का। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर शरीफ बरादरान ने अरशद मीर को एमएसएफ लाहौर का सदर बना दिया तो साद रफ़ीक को ये फैसला नागवार गुजरा। उनकी गुलाम हैदर वाई से एक न्याज़मंदी थी तो वो पहले ही उन्हें ये समझा रहे थे कि अपनी वालिदा को कहो कि नवाज शरीफ ग्रुप में वापस आ जाएं। मगर अब तो साद रफ़ीक भी एमएसएफ को शरीफ बरादरान की तरफ से टेक ओवर करने पर शदीद दिल मिला रहे थे। इस कश्मकश में शरीफ बरादरान के साथ साथ गुलाम हैदर वाई भी साद रफ़ीक के खिलाफ हो गए और फिर कुछ ऐसा हुआ कि साद रफ़ीक को जेल की हवा खानी पड़ी जबकि उनके छोटे भाई सलमान रफ़ीक को लाहौर से भागकर आज़ाद कश्मीर में सरदार क़यूम के घर पनाह लेनी पड़ी। साद रफ़ीक ने दरअसल एमएसएफ पर अपनी ताकत बरकरार रखने की कोशिश की थी मगर उनका पांसा पलट गया। साद रफ़ीक इस काया पलट को समझने से कासिर थे मगर एमएसएफ पर कब्जा जमाए रखने की ये कोशिश पूरे ख़ानदान को बहुत महंगी पड़ी थी। वो तो सरदार क़यूम एक्टिव हुए और 1 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद शरीफ ख़ानदान साद रफ़ीक को माफ़ करने पर तैयार हुए। 1987 में जब उन्हें जेल से रिहाई मिली तो अगले ही रोज़ साद रफ़ीक अपनी वफादारी की यकीन दहानी के लिए नवाज शरीफ के पास पहुंच चुके थे। ये एक सर्द सी मुलाकात थी मगर हैरान कुन तौर पर इस हाज़िरी के पीछे उनकी वालिदा मोहतरमा फरहत की रज़ामंदी भी शामिल थी। नवाज शरीफ ने साद रफ़ीक को रिहा करवाने पर तो रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी मगर सबको मालूम था कि उनका दिल साफ़ होने में भी बहुत वक्त लगेगा। मगर किसे मालूम था कि इसमें 8 साल लग जाएंगे। जस्तजू पर ख्वाजा साद रफ़ीक की दास्ताने हयात की तीसरी किस्त में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों साद रफ़ीक ने 1987 में 2 प्लॉट खरीद कर ज़ाती कारोबार शुरू करने का मंसूबा बनाया तो कैसे उनकी वालिदा ने उन्हें 25 या 30 लाख रुपए अरेंज करके दिए। 80 की दहाई में शहबाज शरीफ ने क्यों पूरी कोशिश की कि साद रफ़ीक ज़ोनल मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल ना बन सके। नवाज शरीफ के दिल की कदूरत आखिरकार कैसे ख़त्म हुई और फिर साद रफ़ीक उनके करीब कैसे हुए। शरीफ ख़ानदान ने क्यों 7 बार साद रफ़ीक को पार्टी का टिकट नहीं दिया। मुशर्रफ दौर में साद रफ़ीक पर बदतरीन तशद्दुद मगर शरीफ ख़ानदान ने क्यों उन्हें ओहदे से हटा दिया।
पीटीवी की एंकर साद रफीक का इंटरव्यू करने पहुंची तो कैसे ये मुलाकात शादी तक पहुंच गई। साद रफीक 2024 का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहते थे और उन्होंने क्यों इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीक़ेकार से इख्तलाफ किया, और सबसे बढ़कर साद रफीक ने पहली रो में बैठे ख्वाजा आसिफ को क्यों ये कहकर उठा दिया कि यहाँ अमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले बैठेंगे। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप जस्तजू की कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।